शाहरुख खान के कैरियर में वो अपनी माँ की वजह से हैं। मतलब अब नहीं तो शाहरुख खान से आपका कैसा आंकड़ा रहा? मतलब उस समय पे जब काम करते थे आपने भी नहीं सोचा होगा वो इतने बड़े स्टार बनेंगे। शाहरुख खान हमें लेके अपनी जिप्सी में घूमता रहता था। उस वक्त वो बैरी जॉन के साथ थिएटर कर रहा था। थिएटर एक्शन ग्रुप टैग एक कंपनी थी। शाहरुख खान मुझे बोलता अबे क्यों कर्नल से पंगा ले रहा है, तेरा रोल अच्छा है। जब मैंने देखा जब यार शाहरुख खान जा सकता है बम्बई तो मैं क्यों नहीं। मैंने शीशे में देखा अपने आप को, यार मैं भी अच्छा दिखता हूँ। तो मैंने कहा यार जब शाहरुख खान जा सकता है तो मैं भी करूंगा ना। तो मैं भी आ गया मुंबई। फिर मैं काफी टाइम शाहरुख खान के पीछे पीछे रहा मैं। मतलब अक्षय कुमार के बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते? नहीं, इज अ वेरी गुड एक्टर। क्योंकि अहमद खान जी ने अभी 2-3 फिल्में आपको दे रखी हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने तीनों खानों के साथ काम किया है। मैंने फिरोज खान के साथ भी किया है, मैंने संजय खान के साथ भी किया है, और मैंने अकबर खान के साथ भी किया है। मैंने 100 से ऊपर क्राइम पेट्रोल किए हैं। 100 से ऊपर मैंने सावधान इंडिया किए हैं। फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ससुराल सिमर का। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी कोई क्रश रही है? हाँ, क्रश तो रही है। 1 जी 2 3 4। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह, स्पॉन्सर्ड बाय टाइगर अनस फर्नीचर। तो कैसे हैं आप सभी? आज हमारे बीच में हैं कमाल मलिक साहब। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ, और आपसे मिलकर और अच्छा हो गया। लेकिन आपने जो ये चश्मा लगाया ना सर, ये आप पे जचता है। वैसे हमने थीम ना वैसे ब्लैक रखी है। अच्छा, क्योंकि मुझे लगा था कि एक दिन आप ज़रूर आएंगे और ब्लैक थीम के ऊपर आप चश्मा लगा के बैठेंगे। बस लगा लेते हैं कभी, चूंकि धूप भी ज्यादा है इसलिए पहन लेते हैं। मुंबई की गर्मी, आज मुंबई की गर्मी भी बहुत ज्यादा है। वैसे काफ़ी दिन के बाद आपको देखने को मिला है सर। बहुत अच्छा लगा बलराज भाई, मुझे भी आपने याद किया। आई एम सो हैप्पी एंड माय बेस्ट विशेस टू योर टीम। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे बुलाया और मैं शूटिंग से टाइम निकाल कर आपके पास आया। इट्स सो हैप्पी, इट्स अ लवली मोमेंट। मैंने बड़े सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे शुरुआत की है मुंबई में, और मैंने सोचा है कि उन सभी आर्टिस्ट कलाकारों को बुलाया जाएगा जिन्होंने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन मेहनत के हिसाब से ये कह सकते हैं कि फल नहीं मिला। ये शायद ये मेरा सवाल है, ये व्यक्तिगत सवाल है मेरा। हाँ हाँ, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ। नहीं बिल्कुल तो सही। ये बात किस हद तक सही है सर? ये आपने बिल्कुल सही पूछा है बलराज भाई कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनको, मतलब अब मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ। आई बीन इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, मोर देन 25 ईयर्स। तो जब मैंने स्टार्ट किया था अपना, तो मैं दिल्ली में थिएटर करता था थोड़ा सा। तो मैं एक प्ले कर रहा था, तो फौजी, मैं एक प्ले कर रहा था चाणक्य। तो उसमें हमारे जो डायरेक्टर थे राकेश शर्मा जी, वो उस समय एक सीरियल कर रहे थे फौजी शाहरुख खान के साथ। तो शाहरुख खान का भी मेरे ख्याल से पहला या दूसरा सीरियल था, मेरा तो पहला ही था। उन्होंने बोला कि एक रोल है कर्नल कपूर के शो में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन मैं बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जो शाहरुख खान के बड़े भाई बने थे, अगर आपने फौजी सीरियल देखा हो किसी ने, तो शाहरुख खान के बड़े भाई बने थे, डेथ हो गई उनकी। तो उन्होंने मुझे कर्नल कपूर से मिलाया, और एक्चुअली हुआ क्या था कि जो रोल शाहरुख खान कर रहे थे, जो हीरो का रोल शाहरुख खान ने किया था, वो एक्चुअली कर्नल कपूर के बेटे कर रहे थे, जो उस शो के डीओपी थे, मिलिंद। तो मिलिंद ने लास्ट मोमेंट पे बोला कि मैं अपने पापा को बोला कि मैं रोल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कैमरा ही हैंडल करूंगा। तो वो मेन रोल का रोल जो अभिमन्यु का था वो खाली हो गया, उसमें शाहरुख खान को शिफ्ट कर दिया। तो मैं भी उस टीम का मेंबर था, तो जो शाहरुख खान का जब रोल खाली हुआ तो उसमें मैं आ गया। शाहरुख खान के रोल को जैसे मतलब एडजस्ट किया गया उसमें। मतलब उसमें जो है, जो अभिमन्यु का रोल था उसमें शाहरुख खान चला गया जो मेन लीड में था। ठीक है। लेकिन शाहरुख खान उस वक्त मेन लीड में नहीं था, मतलब मेन हीरो में नहीं था। थे तो हम लोग सब सारे कमांडो सब साथ में ही। लेकिन जब वो रोल खाली हुआ तो कर्नल कपूर ने मुझे उस रोल में फिट कर दिया, क्योंकि वो रोल खाली हो गया था। उसमें उनका बेटा करने वाला था जिसने मना कर दिया, तो उसमें शाहरुख खान चले गए थे, मैं उनकी जगह आ गया था। तो ऐसा रहा। और फौजी पहला सीरियल था, हमने भी नहीं सोचा था कि शाहरुख साहब इतने बड़े ब्रांड बन जाएंगे आगे चल के, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन किस्मत उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी एफर्ट्स बहुत अच्छी थी, एक्टर बहुत अच्छे हैं। और मेहनत तो ऑफ कोर्स मेहनत तो एक्टर की होती ही है, मेहनत तो थी ही उनकी। लेकिन उनका साथ जो था
उनकी माँ का सबसे बड़ा योगदान था शाहरुख खान के कैरियर में। वो अपनी माँ की वजह से हैं, मतलब अब आप इसको लक कह लीजिए या इसको आप बोल लीजिए कि नहीं वो बहुत अच्छे एक्टर तो बहुत सारे अच्छे एक्टर और भी हैं, और भी इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर हैं जिनको वो मुकाम नहीं मिल पाता। लेकिन शाहरुख खान के साथ क्या था, शाहरुख साहब की जो मदर थी वो एक्चुअली मजिस्ट्रेट थी, और वो उनका जो ताल्लुकात थे वो अमृता सिंह की जो मदर थी रुखसाना सुल्ताना, शायद आपने नहीं सुना होगा, एक दिल्ली में रुखसाना सुल्ताना थी जो संजय गांधी जी की, जो इंदिरा जी के बेटे हैं, उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। तो रुखसाना सुल्ताना और शाहरुख खान की मदर दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। तो जब अमृता सिंह जब बम्बई आई तो उसको पहली फिल्म बेताब मिली, बेताब से अमृता सिंह को इंट्रोडक्शन मिला। तो जब अमृता सिंह ऑलरेडी सनी देओल और अमृता सिंह की बेताब बहुत बड़ी हिट हो गई, उसके बाद उन्होंने शाहरुख खान की मदर ने उनको बोला कि भाई हमारा बेटा भी है। तो उनका वो लिंक, उनका वो काम में आया और आता ही है। अगर आप मुंबई में जब आते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं तो अगर आपका कोई जान पहचान का है या आपका उस व्यक्ति से आपका बहुत अच्छे संबंध हैं तो ही काम ज़्यादा मिलता है, नहीं तो अंधा ब्लाइंड स्ट्रगल तो सब कुछ करते रहते हैं, वो करते ही रहते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ फौजी से। नहीं तो शाहरुख खान से आपका कैसा आंकड़ा रहा, मतलब उस समय पर जब काम करते थे आपने भी नहीं सोचा होगा वो इतने बड़े स्टार बनेंगे? शाहरुख खान के साथ जब मैं काम करता था बलराज भाई, तो उस वक्त शाहरुख खान ने मुझे, मतलब हम तो उसके घर पे जाते थे, हम उसकी गाड़ी में घूमते थे, शाहरुख खान हमें लेके अपनी जिप्सी में घूमता रहता था। उस वक्त वो बैरी जॉन के साथ थिएटर कर रहा था, थिएटर एक्शन ग्रुप टैग एक कंपनी थी। तो बैरी जॉन बहुत बड़े थिएटरिस्ट थे, अभी भी हैं शायद, मुझे पता नहीं है। तो उसने, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो मैं शूटिंग के दौरान एक इंसिडेंट बताता हूँ, बड़ा अच्छा खूबसूरत वाक़या हुआ। मेरी मूछें हल्की हल्की आई थी उस वक्त, जब मैं फौजी कर रहा था तो हल्का हल्का रुआं आ रहा था, मतलब हल्का सा था। तो मैं उसको ब्लैक पेंसिल से मूछों को ब्लैक कर लेता था। तो कर्नल कपूर मुझे कहने लगे कि अच्छा, एक दिन क्या हुआ, मैं कोई प्ले कर रहा था तो मैंने वो मूछें साफ कर दी। वो कर्नल कपूर साहब जो है वो भड़क गए, हमारे डायरेक्टर जो थे, ये क्या किया तुमने, कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जानते नहीं हो तुम। तो मैंने बोला, मैंने क्या, सॉरी सर मुझे। तो कहने लगे तुमने मूछें क्यों निकली, तुम्हारी कंटिन्यूटी है। तो शाहरुख मुझे अलग कैमरे में, अलग कोने में लेकर गया, शाहरुख खान ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। शाहरुख खान मुझे बोलता है, अबे क्यों कर्नल से पंगा ले रहा है, तेरा रोल अच्छा है, पंगा मत ले। मैंने कहा नहीं यार पंगा नहीं, मैंने तो फिर वो उन्होंने मेरी डुप्लीकेट मूछें वैसे ही पतली सी बनवाई कर्नल कपूर ने कंटिन्यूटी के लिए। और हम लोगों ने बड़ा मज़ा किया फौजी के टाइम ना, बहुत मज़ा किया। और हम लोगों को बाकायदा वो कर्नल जो था, मतलब कर्नल साहब तो थे ही स्टाइलिश आदमी, वो कहीं भी हम लोग जाते थे, पिज़्ज़ा, निरोलास, बर्गर, ये सब आता था हमारी शूटिंग पे। और सारे लड़के ही जितने भी थे सब कमाल के एक्टर थे, जितने भी थे फौजी के। अच्छा, जब फौजी में जब शाहरुख खान का जब लोगों ने रोल पसंद किया, बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया, तो शाहरुख खान फिर बम्बई आ गए। बम्बई से भी लोगों, फिर उसको सर्कस मिल गया। तो सर्कस जब मैंने देखा, जब यार शाहरुख खान जा सकता है बम्बई तो मैं क्यों नहीं। मैंने शीशे में देखा अपने आपको, यार मैं भी अच्छा दिखता हूँ। तो मैंने कहा यार जब शाहरुख खान जा सकता है तो मैं भी करूँगा ना। तो मैं भी आ गया मुंबई। फिर मैं काफ़ी टाइम शाहरुख खान के पीछे पीछे रहा। मैं जहाँ भी वो शूटिंग करता था मैं पहुँच जाता था, जहाँ भी करते थे शूटिंग तो मैं पहुँच जाता था। शाहरुख खान ने मुझे, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा बलराज भाई, ये अपना ही स्ट्रगल है और ये अपनी जंग है जो खुद लड़नी पड़ती है। तो ये इसका 2-3 बार मैंने उदाहरण इसका देखा। एक मैं फिल्म कर रहा था उन दिनों, शाहरुख खान की एक फिल्म थी ज़माना दीवाना, जिसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, जो शोले के डायरेक्टर थे। इसमें रवीना टंडन और शाहरुख खान। ज़माना दीवाना एक फिल्म आई थी, बहुत कम लोगों ने, हालांकि इतनी हिट नहीं थी उस टाइम में। तो मैंने शाहरुख से बोला, मैंने कहा यार शाहरुख, इसमें प्रेम चोपड़ा के बेटे का रोल है। मैंने कहा अगर तू बोलेगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो शाहरुख ने बोला नहीं यार कमाल, ये जो है मैं 3-4 फिल्में कर रहा हूँ, मैं ये चोपड़ा की कर रहा हूँ, डर, देन आई एम डूइंग, एक और वो फिल्म बता रहे थे। बोला यार मैं इन लोगों को बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं। तो मुझे लगा बात तो इन्होंने सही की है, लेकिन अगर वो चाहते, मतलब कम से कम डायरेक्टर को बोल ही सकते थे यार, ये देख लो यार, इज़ अ गुड फ्रेंड यार, मेरा अच्छा दोस्त है, देख लो यार अगर उस रोल में फिट होता है, इतना ही काफ़ी था। लेकिन एक चीज़ है बलराज भाई, यहाँ एक्टर किसी को रिकमेंड करता नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। एक्टर तो स्पेशली नहीं करेंगे अपने, मतलब कोई अपनी ही फील्ड में कोई आने वाला कोई नया एक्टर हो तो नहीं करते हैं।
ये अपनी जंग है, अपने आप लड़नी पड़ती है, आप में काबिलियत है, आप में वो है, तो बस वही चीज़ थी। उसके बाद फिर मैंने शाहरुख से मिलना जुलना थोड़ा कम कर दिया। मैं एक और फिल्म बन रही थी। मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, या फिर उन्होंने मिलना जुलना कम कर दिया? नहीं, उन्होंने मिलना जुलना नहीं कम किया था, वो तो खैर स्टार ही था, उन्होंने मिलना जुलना नहीं। एक्चुअली उनका एक सेक्रेटरी था अनवर करके, तो वो मुझे लाइक नहीं करता था। मतलब वो मुझे क्या, वो किसी को लाइक नहीं करता था, शाहरुख खान के नज़दीक कोई भी जाए, क्योंकि दीवाना दीवाना हिट हो गई थी उन दिनों। असल में लक का साथ ऐसा होता है कि आप जिस वक्त जो फिल्म कर रहे हैं उस वक्त आपको पता नहीं होता कि आपकी कौन सी फिल्म आपको कहाँ पहुंचा देगी। तो उस वक्त एक शाहरुख खान एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था माया मेम साहब। वो पहली फिल्म शाहरुख ने साइन की थी, उसके बाद फिर उसने माया मेम साहब, उसके बाद राकेश रोशन की एक फिल्म साइन की उसने, किंग अंकल, देन हेमा मालिनी की दिल आशना है। हेमा मालिनी ने एक्चुअली सबसे पहले साइन हेमा मालिनी ने किया था शाहरुख खान को, उसके बाद उन्होंने केतन मेहता की, माया मेम साहब की। तो अभी हुआ क्या है, लक ऐसे काम करता है कि वो जो फिल्म थी ना माया मेम साहब और किंग अंकल, वो बाद में रिलीज हुई, क्योंकि पहले रिलीज हो गई दीवाना, और दीवाना से लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया। दीवाना सुपरहिट हो गई, तो इसलिए जो उनकी फिल्मों में जो रोल कम था वो एकदम ऊपर आ गया, क्योंकि लोगों ने बोला कि नहीं भाई ये तो कमाल है यार, ये बंदा तो शाहरुख खान फौजी का। तो मतलब रीशूट की गई कुछ रीशूट की और उसका रोल बढ़ाया गया। तो ऐसे मतलब, और फिर देखो एक्टर तो वो हैं ही जबरदस्त, और किस्मत भी उनकी जबरदस्त थी, तो उनका ग्राफ ऐसे चलता चला गया ऊपर। अच्छा, एक चीज है, साथ में आपने करियर शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई साथ का कुछ बन जाता है और हम थोड़े से कम रह जाते हैं या बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं, तो क्या जलन भावना होती है? नहीं, जलन की भावना तो बिल्कुल नहीं होती मुझे, मेरे में तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इस बात का ये जरूर था कि भाई देखो, मौके तो सबको मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको जो जिस फिल्म से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं यार ये फिल्म मेरी बहुत बड़ी हिट होगी और इससे मेरा करियर कहीं से कहीं जाएगा, तो कई बार ऐसी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाती हैं, कई बार ऐसे नहीं होते, तो इसलिए भी एक्टर रह जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर अच्छी चीज़ ये रही बलराज भाई कि मैंने फील्ड नहीं छोड़ा। मेरे साथ के बहुत सारे एक्टर थे, फौजी में भी बहुत सारे एक्टर थे मेरे साथ के, तो कई एक्टर तो चले गए, लोग दो चार थे। तो एक हमारा दोस्त था सोनाल डबराल, वो लिंटास में चला गया था, लिंटास का आजकल वो चीफ है, तो वो चला गया था। देन अजय तिरहन हमारे एक दोस्त थे, एक आनंद कौशल, एक आनंद करके हैं, वो थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि भाई शाहरुख खान वहाँ पहुँच गया, लेकिन मैंने फील्ड नहीं छोड़ा। मेरे अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने फील्ड नहीं छोड़ा। दूसरी बात ये कि मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, मैं सिर्फ एक्टिंग ही कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ, जो भी करूँगा इसी फील्ड में करूँगा। समझ गया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपने ये बोला कि मुझे यही करना है, ऑप्शनल नहीं रखा इसको, ऑप्शन नहीं था, इसको परमानेंट रखा। बिल्कुल। लेकिन देखिए उस समय के बाद में, शाहरुख खान के बाद अगर देखा जाए तो उस समय के साथ के, जो मैंने काफी सारा आपके सीरियल्स वगैरह देखता रहता हूँ, बहुत सारी फिल्में आपकी साउथ की बहुत अच्छा काम करते हैं आप। हालांकि आप अपने काम से सेटिस्फाइड, देखो मेरे को नहीं लगता है कोई भी हो पाता है आज की डेट में, लेकिन सब लोगों को संतुष्ट होना, मेरा मानना भी यही है कि संतुष्टि किसी किसी को हो ही नहीं पाती, या यूं कहें कि जब साथ के कुछ ज्यादा आगे निकल जाते हैं कभी कभी, तो फिर मन भी नहीं लगता। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि आपको कि नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। नहीं, साथ के लोग आगे निकल जाते हैं। देखिए ये अपना कर्म है, आपका प्रोफेशन है, आपको जो भी कुछ करना है आपको इसी फील्ड से करना है। मैं जब मैंने ये देखा कि मतलब शाहरुख खान साहब ने, मुझे लगा कि भाई ये रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो मैंने वहाँ आना जाना कम कर दिया। अच्छा, उन दिनों इतने सारे चैनल्स नहीं थे। सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ बल्ला जी, जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो इतने सारे चैनल्स नहीं थे। उस वक्त एक ले दे के एक जी टीवी आता था, डीडी चलता था, तो डीडी पे उस वक्त एक सीरियल शुरू हुआ था अकबर खान का, इनका टीपू सुल्तान संजय खान का बड़ा हिट हो चुका था। उसके बाद अकबर खान ने, उन्होंने अपना शो स्टार्ट किया अकबर द ग्रेट। तो जब मैंने देखा फिल्मों में, मैं जब आके मैं थोड़ा सा भटका, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने बोला कुछ ऐसा बन नहीं रहा है जो मुझे चाहिए, तो फिर मैंने टीवी को, उन्होंने मुझे एक टीवी में एक बहुत अच्छा रोल दिया अकबर खान साहब ने, तो मैं काफ़ी टाइम मेरा वहाँ निकल गया जयपुर में। तो मैं, अच्छा इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने तीनों खानों के साथ काम किया है। मैंने फिरोज़ खान के साथ भी किया है, मैंने संजय खान के साथ भी किया है, और मैंने अकबर खान के साथ भी किया है। तो इन अकबर खान के साथ तो मेरा ज़्यादा रहा, मैंने ताजमहल की, फिर उसके बाद मैंने
अकबर द ग्रेट किया, ताजमहल की। फिर मैं जब बॉम्बे वापस आया तो धीरे धीरे चैनल्स आने लगे, लेकिन मेरा जो फोकस था वो उसी पे था कि नहीं यार मेरे को फिल्में ही करनी है। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त एक्टर ऐसे हैं जो मतलब सीरियल वीरियल नहीं करते हैं, वो सिर्फ फिल्मों पे कंसर्न, भले ही घर बैठे रहेंगे 6 महीने, भले ही साल भर घर बैठे रहेंगे, लेकिन फिल्में ही करेंगे। बहुत सारा, ये सबका अपना अलग अलग मानना है। मेरा मानना ये था कि नहीं यार, सीरियल हो या फिल्म हो, आपको एक मौका तो मिल रहा है ना, आप एक अपने फील्ड में तो ना, आप अपने कम से कम आपकी जो प्रतिभाएं आपके अंदर हैं आप उसको बराबर तो दिखा रहे हैं। तो मैं जब अकबर द ग्रेट करके जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे बहुत सारे सीरियल मुझे मिल गए। मैंने 100 से ऊपर क्राइम पेट्रोल किए हैं, 100 से ऊपर मैंने सावधान इंडिया किए हैं, फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ससुराल सिमर का, बहुत सारे शोज मैंने किए। अब बीच बीच में चलते भी रहे, बीच बीच में मूवीज भी आती रही, तो ये सफर उसी से चालू रहा। एक बार को तो मुझे लगा तीनों खान के साथ काम किया, सलमान खान और शाहरुख खान और आमिर खान, लेकिन आपने नाम बता दिया तो मुझे लगा आपने किया है उनके साथ। हाँ, नहीं, शाहरुख के साथ तो फौजी किया ही था, सलमान के साथ भी मैंने 2 फिल्में की हैं, लेकिन आमिर साहब के साथ अभी तक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह, कुछ अच्छा रोल आएगा तो जरूर मिलेगा आपको रोल। नहीं, डेफिनेटली। अभी मेरी अभी एक आई थी फिल्म, मैंने अक्षय कुमार के साथ मैंने की थी, एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट का मुझे किस्सा मैं आपको बताता हूँ बड़ा अच्छा। एयरलिफ्ट में क्या हुआ, निखिल अडवाणी उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, राजा मेनन डायरेक्टर थे, निखिल अडवाणी प्रोड्यूसर थे। तो उनके असिस्टेंट का फोन आया, चूंकि मैं गाता भी हूँ, शायद मैंने आपको भी बताना भूल गया कि मेरी एक्चुअली स्टार्टिंग जो है वो गाने से हुई थी। मैंने दिल्ली थिएटर गाने से ज्वाइन किया था, लेकिन जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये गाना और एक्टिंग ना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने कहा यार फोकस मुझे जिस तरफ ज्यादा मिलना है मैं उसको ज्यादा चुनता हूँ। हालांकि मेरी वाइफ आज भी बोलती है कि नहीं तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हें गाना गाना चाहिए था। तो मेरा जो फोकस था वो इसी तरफ रहा कि नहीं यार, मैं ये 2 फील्ड मुझे लगे, तो मैंने गाने को चुना। इनका फोन आया निखिल अडवाणी के यहाँ से कि भाई हमारे यहाँ एक फिल्म है अक्षय कुमार की जिसका नाम है एयरलिफ्ट, तो उसमें एक गाना है दिल चीज तुझे दे दी, तो हम उसके लिए एक सिंगर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने क्या सिंगर ढूंढ रहे हैं, तो मैंने उनके असिस्टेंट को मैंने उसका दोबारा मैंने कहा भाई क्या करना, मुझे क्या करना। बोले एक सिंगर है जो चूंकि उसको पता था मैं गाता हूँ, तो मैंने बोला, मैंने कहा गाने वाले का रोल करना है या गाना गाना है। बोले नहीं, गाने वाले का रोल करना है, जो 90s में दुबई में जाके दाऊद की और इनकी पार्टियों में जाके जो गाते थे सिंगर्स, तो जैसे मतलब वो माफियाज की पार्टी में गाते थे उन दिनों में, तो वहाँ वैसा था, महफिलें लगती थी। तो वो उस टाइप का गाना मुझे मिला। आपने शायद देखा होगा दिल चीज तुझे दे दी, एक गाना है एयरलिफ्ट में जो मैं ही गाता हूँ, लेकिन वो गाना मेरा था और वो गाना अक्षय कुमार ने ले लिया। अब अक्षय साहब को जो चीज पसंद आए तो उसमें डायरेक्टर क्या करेगा या कोई क्या कर सकता है। अच्छा, शूट आपने किया था? शूट मैंने किया था। जब स्टार्ट हुआ गाना तो मुझे गाना था, तो उसके असिस्टेंट ने मुझे बोला नहीं, गाना गाने की एक्टिंग करनी थी, गाना गाने की एक्टिंग करनी थी, मैं सिंगर था। हाँ, आपने वहाँ गाना गाने की एक्टिंग की एज ए सिंगर, लेकिन वो रोल इतना अच्छा लगा कि अक्षय कुमार ने वो ले लिया। नहीं, अक्षय कुमार को गाना बहुत अच्छा लगा, उसको लिपसिंग नहीं करनी थी। अक्षय कुमार को वो गाना इतना अच्छा लगा कि उसने लिपसिंग ले ली। जब लिपसिंग ले ली तो मैं ऐसे मतलब माइक पकड़ के खड़ा जाता हूँ, मैंने कहा भाई अब इनको गाना है तो इनको ही गाने दो, चूंकि गाना मेरा था वो। तो फिर हमारे डायरेक्टर हैं अहमद खान, जो उसके कोरियोग्राफर थे, हीरोपंती और उनकी अभी बागी और उनकी 2-3 फिल्में कर रहा हूँ, उनके बारे में बाद में बताऊंगा। तो अहमद ने अक्षय कुमार को बोला कि ये गाना कमाल का है। तो अक्षय ने बोला कोई बात नहीं, इनके झंड होने के इनके एक्सप्रेशन ले लो। तो उन्होंने वो एक्सप्रेशन रखे, मेरे वो एक्सप्रेशन ही मेरे वो गाने में काउंट हुए, मतलब लोगों ने बड़े लाइक किए। आप अगर गाना देखेंगे तो मैं गाना गाता हूँ और अक्षय कुमार एक लाइन पे माइक ले लेता है, तो मैं एंड में बैठ के माइक हिलाने लगता हूँ, मैं ऐसे माइक से प्ले कर रहा हूँ, मैंने कहा गाले भाई तू ही गा ले। अच्छा, कैसा लगता है सर जब आपको कोई रोल बताया जाता है और आपको उसको प्रिपेयर करते हो, जैसे अभी आप ये वाक्य बता ही रहे हैं। हाँ। मान लीजिए आपने वो गाना प्रिपेयर किया होगा, आपने एक्सप्रेशन सेट किए होंगे, सोची होंगी कि मैं इस तरीके से इस चीज से करूंगा, आपने गाना सुना होगा, कई सारी चीजें आपने सोची होंगी ड्यूरिंग द सॉन्ग, मैं इस तरीके से करूंगा, ये चीजें करूंगा, और अंत में आके हीरो क्या है अपनी मर्जी से आपका रोल ले लेता है, तो कैसा लगता है? उस वक्त बहुत दुख हुआ, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने कहा यार अभी चूंकि वो सुपरस्टार है अक्षय कुमार। आप अपने आप को नहीं मानते सुपर? नहीं, मैं सुपरस्टार नहीं, लेकिन मैंने कहा हम भी कम नहीं है। नहीं मानते आप सुपरस्टार अपने आप को? नहीं, मैं सुपरस्टार तो नहीं मानता, लेकिन मैं अपने आप को एक सफल एक्टर मानता हूँ। सफल एक्टर मानता? हाँ, सुपरस्टार नहीं, सुपरस्टार। अक्षय कुमार के बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते?
नहीं, इज अ वेरी गुड एक्टर, इज अ वेरी क्योंकि गुड अहमद ह्यूमन। खान जी ने अभी 2-3 फिल्में आपको दे रखी हैं। अहमद खान की मैं एक फिल्म कर रहा हूँ। हाँ, इससे पहले भी मैं उनके साथ एक फिल्म करने वाला था, लेकिन कुछ इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो अहमद भाई ने मुझे बोला कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, बाप। हम्म, अभी एक फिल्म अभी अंडर प्रोडक्शन है हमारी। बाप। इसमें इसमें सनी ये देओल, ये मैंने सुना है, शायद सनी देओल है, इसमें सनी मिथुन देओल दा है है, और जैकी श्रॉफ हैं, मिथुन जैकी श्रॉफ। चक्रवर्ती हैं, यस यस यस। और संजय दत्त हैं। हम्म। तो आई गॉट अ वेरी गुड रोल इन दैट फिल्म। तो वो अहमद भाई ने मुझे बुलाया स्पेशली। तो अक्षय कुमार के मैं बुराई नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जब एक नया एक्टर आते हैं तो आपको नए को भी चांस देना चाहिए ना। आप कहाँ नए एक्टर हैं? नहीं, जब अब ऑब्वियसली मैं इतना बड़ा तो नहीं था कि जितना बड़ा अक्षय कुमार है, मैं उतना तो वो नहीं था। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं। एयरलिफ्ट तो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही आई है अब शायद। मैं बोल रहा हूँ कि एयरलिफ्ट जब जब वो, मैं वही बोल रहा हूँ सर कि जब हम मतलब किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना, तो इसका मतलब हमको उससे वो नहीं होना चाहिए यार। एक एक गाना है, एक एक्टर है तुम्हारे सामने यार, एक उसकी चीज, उसको फिल्म मिली है तो लेट हिम डू। हम्म। लेकिन यहाँ एक्टर बड़ा सेल्फिश हो जाता है उसको। देख लेना सर, अक्षय कुमार सर को अगर पहुंच गई ना रील ये, तो कहीं ना कहीं अहमद खान को कॉल ना लग जाए और आपका काम। नहीं, अगर पहुंच जाती है तो जो सच है वो सच है, मैं सच को छुपाऊंगा नहीं। सच को नहीं छुपाएं। जो सच है वो सच है। तो देखिए, बात सच ये है कि अक्षय कुमार सर ने कमाल मलिक सर का रोल छीन लिया था गाना एयरलिफ्ट फिल्म में। हाँ जी जी, ये दिल बिल्कुल चीज सच है, तुझे दे दिया। ये बिल्कुल सही। तो ये जो लेकिन बाप मूवी में आपको किस टाइप का रोल मिला है, रिवील कर सकते हैं? ऐसा कुछ है कि कुछ नहीं, रोल बाप मिला? मैं रिवील कर सकता हूँ। आई एम प्लेइंग ए पुलिस ऑफिसर। ज्यादातर रोल सर आपके लेकिन पुलिस ऑफिसर के ही पुलिस होते हैं। ऑफिसर जहाँ के पे ज्यादा देखो आते हैं कर्नल क्योंकि बनेंगे हाँ तो आप पहुंच जाएंगे साउथ में भी। तो साउथ में भी एक फिल्म साउथ आपकी में, थी, जी जी, विजय जी के साथ में, बहुत जो हीरो रहे उनका, हाँ विजय थलापति की विजय अभी दलापति। रिलीज क्या हुई है। जी जी औसम मूवी जी, वो। आप पाकिस्तान में कर्नल, मैंने देखी है वो मूवी पाकिस्तान का दरअसल। जनरल, हाँ, पाकिस्तान के पाकिस्तान का जनरल। जनरल रहते हैं, तो हाँ, आप जो है उसके हमला करवा देते हैं। उसके अलावा उससे बड़ा रोल मैंने एक और फिल्म में किया है जिसका नाम है दरबार। अभी मेरी हम्म। एक रिलीज हुई है, दरबार उनकी रजनीकांत सर रजनीकांत की। की। जी, उसमें मैं रजनीकांत सर एसीपी की। था और बहुत अच्छा रोल था, और उनके साथ बहुत मजा आया रजनीकांत के साथ। वो वहाँ के भगवान हैं साउथ के, लेकिन वो इतने हम्बल इंसान थे, इतने हम्बल इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। यकीनन वो ही वॉज उनके। सो डाउन टू अर्थ पर्सन, ही वॉज सो हम्बल पर्सन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके उनसे, और वो बहुत ही प्यार से बात करते थे, भैया कैसे हैं, अच्छा अच्छा आप ये कर रहे हैं, ओके ओके। बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत अच्छा लगा। और जब वो अपने असल गेटअप में रहते हैं, वो मतलब जब मेकअप में रहते हैं तो उनका अलग लुक होता है, लेकिन वो रियल में ज़्यादा रहते हैं। उनका जैसा रियल लुक है, वो अपने रियल लुक को ही रिवील करते हैं सबके सामने। वो देखा जाता है उन्हें, अगर वो पब्लिक प्लेस पे भी कहीं जाते हैं तो अपने रियल लुक में ही जाते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं बल्ला जी, मेरा जो कैरियर था, मुझे एक ये जो आपने शो किया है कि आप ऐसे लोगों को बुलाएंगे भाई जो डिजर्व करते थे, उनको वो मतलब नहीं मिला अभी तक। लोग लगे हैं जस्तजू में। मुझे एक फिल्म मिली थी, गुमराह, गुमराह। महेश भट्ट की। तो उन दिनों में जब दिल्ली से बम्बई आया, जब मैं शाहरुख खान के साथ में घूमता था, जब उनकी शूटिंग्स पे जाता था, तो उस दौर में ना मतलब उसमें क्या इतनी महंगी महंगी फिल्में नहीं बनती थी उस टाइम। उसमें उस वक्त 1 करोड़ की, 90s में अगर 1-1.5 करोड़ की फिल्म है तो बहुत अच्छा बजट है। 90s की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल तो 100 करोड़ भी किसी फिल्म के लिए कम है। तो उस वक्त मुझे महेश भट्ट ने गुमराह में श्रीदेवी के रोल के लिए ऑफर किया। एक बड़ा अच्छा किस्सा मैं बताता हूँ। उस दिन काफ़ी बरसात थी, और मैं महेश भट्ट के पास कम से कम 1 साल से उनके पास धक्के खा रहा था। तो एक फिल्म उनकी शुरू हुई आमिर खान को लेके। उनका मुहूर्त था, फिल्म का नाम था हम है राही प्यार के, हमें या राही दिल की प्यार। मानता नहीं, दोनों में से एक फिल्म थी, आई डोंट रिमेम्बर। तो मैं सेट पे गया शूट पे, तो भट्ट साहब मेरे सामने सडनली आके खड़े हो गए। भट्ट साहब मुझे ऐसा चश्मा ऊपर करके वो देख लगे, तू एक्टर कैसा है? मैंने कहा आई एम वेरी गुड। तो कहने लगे, असिस्टेंट को बोला कुर्सी लेकर आओ, चेयर लाओ उनके लिए। फिर कहने लगे, तूने कोई फिल्म विल्म की है अभी? मैंने कहा नहीं सर। तो मैं थोड़ा जिम विम कर रहा था, तो थोड़ा सा मैंने ब्लैक शर्ट, उनकी जो फेवरेट है भट्ट साहब की, ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स, वो मैंने पहन रखी थी। तो भट्ट साहब कहने लगे, यश जौहर को फ़ोन लगाओ। तो यश जौहर को फ़ोन लगाया कि लड़का मिल गया है, जो उसका नेगेटिव हस्बैंड है, संजय दत्त, श्रीदेवी एंड राहुल राय, संजय दत्त, श्रीदेवी एंड कमाल मलिक। तो पहले पैटर्न ये था। तो उन्होंने लगाया फ़ोन। तो वो बोलने लगी, यश जौहर, भट्ट साहब मुझे बोले, कब मिलोगे तुम यश जी से? कल चले जाओ।
तो कहाँ रहता है? मैंने कहा सर मैं गोरेगांव। ठीक है, तो यश जौहर के पास गया, उनको जहाँ मैंने उनके ऑफिस में जाके देखा तो मैं बैठा रहा, मैंने देखा दोस्ताना, अग्निपथ और ये सारी, मैंने कहा सब बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं भाई, बड़ा प्रोड्यूसर है, करण जौहर का बाप है। वो करण जौहर तो उस वक्त बहुत छोटा था। तो मैंने बैठा रहा, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये आदमी शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में बनाता है, भट्ट साहब ने कहाँ मिला दिया मुझे। हाँ। मैंने कहा ठीक है, आई वॉज सो मैं इतना आई वॉज सो श्योर कि मुझे ये महेश भट्ट ही देंगे फिल्म। मैं महेश भट्ट के आगे नहीं मानता था। यश जौहर बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। तो बाद में फिर क्या हुआ, जब ये फिल्म प्लान हुई, जब संजय दत्त की, श्रीदेवी की डेट्स मिली, तो यश जौहर जो है वो बहुत बड़े वाले बिजनेसमैन है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनके चक्कर में क्या हुआ, मेरा एक फोटो सेशन हो गया। एक गौतम राज्याध्यक्ष, एक स्टार डस्ट एक मैगजीन आती थी, उसके फोटोग्राफर थे गौतम राज्याध्यक्ष। तो उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो किया, उन्होंने मेरा फोटो सेशन किया। फोटो सेशन करके पिक्चर्स भट्ट साहब के पास गई। भट्ट साहब ने मुझे बोला कि ठीक है, यश जौहर जो है थोड़े बिजनेसमैन टाइप के आदमी हैं, थोड़ा थोड़ा टफ है, लेकिन मैं लूंगा ज़रूर। तो मैंने कहा भट्ट साहब व्हेन यू आर विद मी, तो मुझे, यू आर ए डायरेक्टर, आप जिसको मर्जी फाइनल करेंगे, तो मेरा ख्याल आई डोंट थिंक सो कि यश जौहर को भी कोई प्रॉब्लम होगी। अब चूंकि वो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही होता है। जब ये फिल्म प्लान हुई तो यश जौहर ने भट्ट साहब से बोला कि श्रीदेवी, संजय दत्त, देन नया लड़का क्यों, वाई रिस्क, वी कैन टेक एनी अदर गाय। तो राहुल राय की फिल्म उस वक्त आशिकी हिट हुई थी, और जुनून एक फिल्म आई थी जिसमें वो शेरवेर बन जाता है। मेरे ख्याल से वो फिल्म भट्ट साहब ने उसी वक्त दी थी। उसके बाद तो राहुल राय का कैरियर उस वक्त में, मतलब उसकी 2-3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। आशिकी हिट थी, आशिकी के बाद उसकी 2-3 फिल्में आई जो इतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई। तो राहुल राय ने, तो भट्ट साहब, तो यश जौहर ने बोला कि भट्ट साहब राहुल राय है, अपने घर का बच्चा है। तो भट्ट साहब ने वो रोल उठा के उसको दे दिया। और मुझे ऐसा लगा बलराज जी जैसे किसी ने 100 किलो का हथौड़ा मेरे सर पे मारा हो। मतलब मुझे, आई वॉज अनएक्सपेक्टेड। मतलब उस वक्त का मैं बताऊँ, उस वक्त वो लम्हा जो था वो मेरे लिए इतना दुखदाई था, मैं बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि भट्ट साहब ने मुझे 1.5 साल अपने पीछे घुमाया, और उसके बाद जब उन्होंने मुझे मूवी दी, और मूवी उन्होंने मुझसे छीन ली, जब वो रोल उन्होंने राहुल राय को दे दिया, तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया। मैंने भट्ट साहब से, मैंने कहा भट्ट साहब ये सब क्या है? मैंने कहा मैं तो आपको, आप ही ने मुझे बोला। बोले कमाल, यश जौहर जो है वो स्टार्स के चक्कर में आ गए हैं, इसलिए मैंने, वो फिल्म राहुल राय को चली गई, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरे पास और भी फिल्में हैं। तो आई वॉज वेरी सैड, आई वॉज सो सैड। मैंने बोला, मैंने कहा यार, मैं बहुत रोया बल्ला जी, मैं उस वक्त बहुत रोया। 1.5 साल दिया सर आपने। हाँ, मैं बहुत रोया। मैंने कहा यार ये आदमी ने मुझे कहाँ से लाके कहाँ फेंक दिया। तो मैंने अपने पापा को बताया, जो अब जिंदा नहीं है। मैंने अपने पापा को बताया। मेरे पापा आए, मेरे पापा बम्बई आए। मेरे पापा ने बोला महेश भट्ट को मैं साइन करता हूँ, बोल कितना पैसा लेगा वो। मैंने बोला नहीं पापा, आप अपना पैसा मत दीजिए। मैंने कहा अगर फिल्म चली ना चली, फिल्म स्टार्ट हुई नहीं, तो बीच में पैसा फंस जाएगा। तो मैंने कहा आप रहने दीजिए। मैंने कहा ये मेरी लड़ाई है, ये मेरी जंग है, मैं इसे अपना आप लड़ूंगा। पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी माँ से भी ज़्यादा मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया। तो जिनकी वजह से आज मैं बम्बई में हूँ। तो वो फिल्म निकल गई, उसका बड़ा दुख था मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं महेश भट्ट को भी ना, महेश भट्ट साहब को भी, ये जब जब उनको लगा कि भाई प्रोड्यूसर, वो तो डायरेक्टर हैं, ही इज टेकिंग हिज फीस एज ए डायरेक्टर, तो उन्होंने बोला भाई इसकी जगह इसको लेना है। तो उन्होंने, भट्ट साहब ने फिर ये नहीं सोचा कि ये रोल मैंने इसको ऑफर किया है, इसकी जगह राहुल राय को ले लूँ। अब जब प्रोड्यूसर खुद ही इंटरेस्टेड, जब प्रोड्यूसर खुद इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं राहुल राय को ले लो, तो भट्ट साहब ने भी नहीं, उसमें कोई एतराज़ नहीं समझा। लेकिन इससे किसी दूसरे का कैरियर खत्म हो जाएगा, या किसी दूसरे के दिल पे कितनी ठेस पहुंचेगी, उससे कोई लेना देना नहीं था। इट्स टोटल अबाउट बिजनेस, इट्स टोटल अबाउट बिजनेस, प्रोफेशनल, ही वाज ए प्रोफेशनल प्रोड्यूसर। तो उसके बाद फिर, लेकिन मैंने एक चीज़ सोच रखी थी बलराज भाई, कि मैंने फील्ड नहीं छोड़ा। हालांकि उस वक्त मैं बहुत टूट गया था, जब गुमराह मुझे नहीं मिली थी, उस वक्त मुझे बहुत फील हुआ था, मैं बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था। लेकिन जब मैं दिल्ली गया, तो मुझे दिल्ली जाकर मेरे को चैन नहीं। मैंने बोला यार महेश भट्ट ने छोड़ दिया। अब दिल्ली में जाके फिर मुझे ये ख्याल आया कि भाई खाली सारी इंडस्ट्री महेश भट्ट पे थोड़ी है, देयर आर अदर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आल्सो। देन अगेन आई केम बैक। मैं दोबारा आया, तो मैं फिर दोबारा महेश भट्ट से मिला।
तो उनका एक असिस्टेंट था, अरे तू कहाँ है? मैंने कहा मैं दिल्ली था। क्या हुआ? अरे भट्ट साहब तेरे पहले 2 दिन पहले भट्ट साहब ने तेरे बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा अच्छा। तो मैं भट्ट साहब के पास गया, मैंने कहा आदाब, मैं आदाब ही बोलता था उनको, आदाब भट्ट साहब। भट्ट साहब आदाब, कहाँ हैं आप? मैंने कहा सर मैं यहीं हूँ, दिल्ली का। आप दिल्ली में रहना चाहते हैं या यहाँ काम करना चाहते हैं? मैंने कहा सर काम नहीं था तो दिल्ली चला गया था। 2 सीन है मेरी फिल्म में, 2 सीन तू करेगा? मैंने बोला, मैंने क्या, बिल्कुल भट्ट साहब, यू नो आई एम नो वेयर। मैंने कहा आप जो बोलेंगे मैं बिल्कुल करूंगा। तो कहने लगे वेरी गुड। अपने असिस्टेंट को बोला बताओ बताओ इसे पूजा भट्ट को, ये पूजा भट्ट का मंगेतर बना है, कल वो जो गाना कर रहे हैं, परसों जो गाना कर रहे हैं उसमें ये करेगा, वो लड़का जो आता है अमेरिका से। तो एक फिल्म थी सर, आपने शायद देखी होगी, उसमें पूजा भट्ट का मंगेतर बना था मैं, जिससे परेश रावल मेरी एंगेजमेंट कराता है उसमें। उसके बाद फिर नसीरुद्दीन शाह और अतुल अग्निहोत्री आते हैं, वहां से पूजा भट्ट को भगा के ले जाते हैं। कमाल सर। देखिए मेहनत आपने बहुत की है और आजकल सीरियल तो आप हमेशा देखता ही रहता हूँ। आपने अभी तक कितनी फिल्में कर दी होंगी सर, कितनी करने वाले हैं? मैंने फिल्में तो मेरे ख्याल से 40-50 कर ली होंगी शायद। मैंने देखा आपने उरी में भी काम किया है। हाँ उरी भी की थी मैंने, जी जी, जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बना था। हम्म। मेरी अभी एक नेटफ्लिक्स पे अभी एक मेरी मूवी रिलीज हुई है, शायद आप लोगों ने देखी होगी, जिसका नाम है चोर निकल के भागा। बहुत बढ़िया वेब सीरीज, बहुत बढ़िया मूवी है। इसमें विकी कौशल के भाई हीरो हैं, सनी कौशल, यामी गौतम हैं, शरद केलकर हैं और आपका दोस्त कमाल मलिक है। शरद केलकर मेरे वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट पर्सन है, क्योंकि उनकी जो आवाज है, उनकी आवाज भी अच्छी है और वो इंसान भी बहुत बढ़िया है, बहुत कमाल के एक्टर भी बहुत जबरदस्त बहुत है। कमाल के उन्हें बहुत अच्छा लगा उनके इसमें साथ। उनकी आपने ये फिल्म देखी नहीं, इनकी चोर निकल के भागा? नहीं नहीं, ये मैंने देखी नहीं है। नहीं ये देखनी लेकिन मैं चाहिए, जरूर देखूंगा। ये देखनी चाहिए। ये इतनी जबरदस्त फिल्म है कि आप लोग दंग रह जाएंगे उसका सस्पेंस देख के। फिल्म इतनी कमाल है। मुझे तो यामी गौतम, मैं उसमें फ्लाइट मार्शल का रोल किया है, मैं फ्लाइट मार्शल लेता हूँ। फ्लाइट प्लेन हाईजैक हो जाता है और हम लोगों ने मीरा रोड में सेट लगाया था प्लेन का, बहुत बड़ा सेट था, इतना जबरदस्त सेट था कि रियल प्लेन भी क्या होगा, मतलब इतना बढ़िया। क्योंकि प्रोडक्शन हाउस बहुत बढ़िया है, मेडॉक फिल्म की थी ये। और देखनी पड़ेगी फिर ये मूवी आज। जैकी श्रॉफ को ले लीजिए, संजय दत्त को ले लीजिए, ये दोनों मतलब कुछ एक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, लेकिन उनका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। और मैं सर एक चीज़ और आपको बलराज जी बता देना चाहता हूँ, मतलब मेरे 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में इन 25 सालों के फिल्मी सफ़र में मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की दुकानें बंद होती हुई देखी हैं और बहुत छोटे छोटे लोगों को ऊपर आते हुए देखा है। आपका, मेरा लाइफ का एक ही फंडा है, आपका एटीट्यूड और ईगो ही आपको पीछे लेके जाता है, आपका स्वभाव ही आपको आगे लेके जाता है। ये मैं एग्री करता हूँ सर, लेकिन मैं एक चीज से भी एग्री नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में और नेगेटिव एटीट्यूड में अंतर है। लेकिन अभी आपने जो 2 नाम बताए हैं, जैकी श्रॉफ सर और संजय दत्त जी, आप बोल रहे हैं संजय दत्त अच्छे एक्टर नहीं है, अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, मैंने बोला एक्टर बहुत अच्छे अच्छे, हैं, बहुत अच्छे बहुत एक्टर अच्छे नहीं। नहीं, मतलब जैसे जिसके लिए उनको मैंने उनकी कांचा का रोल देखा है, मैंने उनकी कितनी सारी फिल्में अभी उनकी आई थी ये जिसमें वो बिल्कुल एक क्रूर पुलिस वाले बने थे, उसकी जो मूवी थी, इतने अच्छे अच्छे रोल किया। मैं मानता हूँ संजय दत्त सर बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप उनके खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं? मैं उनके खिलाफ मैं उनके खिलाफ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई उनको, आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए, मुझे वो एक ही जैसे लगते हैं। ज्यादातर जो उनकी फिल्में थी, उनका जो स्टाइल है बात करने का, वो एक ही जैसा लगता है, चाहे वो कुछ भी बने, लेकिन उनका जो मैनरिज्म है वो एक ही जैसा लगता है। उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब आमिर खान साहब हैं, आमिर खान साहब को देखिए, वो जो रोल करते हैं वो उसी में जम जाते हैं, वही कैरेक्टर लगते हैं, वो आमिर खान किसी एंगल से नहीं लगते। यही शाहरुख खान के साथ है। तो कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो मतलब अपनी पर्सनालिटी भी अच्छे लगते हैं और वो पूरा कैरेक्टर की तह तक घुस जाते हैं। इस ओवरऑल पॉडकास्ट में जितनी हमने बातें की हैं, मुझे इसमें ये समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलरली एक से आप दुश्मनी निकाल रहे हैं और एक के साथ आप काम करना चाह रहे हैं। शाहरुख खान के बारे में आपने इतनी सारी नेगेटिव बातें बोल के भी कुछ नहीं बोला, और आमिर खान सर के बारे में आप तारीफों के पुल बांध रहे हैं ताकि आपका काम हो जाए, आपको उनके साथ फिल्म करने के लिए मिल जाए। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। काम तो हम सबके साथ करते हैं, और जो सच है वो सच है। जो मुझे लगता है, जो मेरे दिल ने सोचा, जो मुझे लगा नहीं यार ये ऐसा है, ये चीज ऐसी है। अभी देखिए हम्बलनेस की मैं आपको बात बताता हूँ, बच्चन साहब कितने बड़े एक्टर हैं, बिग बी। मैं उनके साथ अभी मैंने शूट किया था
कोई साल 1.5 साल पहले केबीसी का प्रोमो। तो मैं रात को सोया बता आराम से, मतलब मुझे 3-4 बजे रात को फोन आया कि भाई आपका प्रोमो है सोनी का, और सर हमको एक एक्टर था जो एंड टाइम पे हमें धोखा दे गया, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम हुई थी एक्टर की, तो सर वी वांट यू, सर उनकी जगह आपको रिप्लेस कर रहे हैं, तो कैन यू कम टू द शूट। अच्छा, मैं नींद में था, मैंने आधी नींद में बोल दिया, मैंने कहा नहीं ठीक है यार, मतलब मैं ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, किसका, सोनी का कोई प्रोमो है, ये नहीं बोला केबीसी है। तो मैंने आधी नींद में सुना। मैं सुबह जब सेट पे पहुंचा यशराज स्टूडियो, तो मैंने बोला सिक्योरिटी से, मैंने कहा भैया ये कोई प्रोमो शूट हो रहा है यहाँ, तो वही सर के केबीसी। मैंने बोला केबीसी मतलब अमिताभ बच्चन? बोले उन्हीं का शूट चल रहा है। तो आई वाज, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये मुझे आई वाज सो, अगर नींद में रह जाता तो अगर नींद में रहता तो ये, मैंने कहा ओ माय गॉड। तो मैंने कहा अगर ये मुझे बोलते बच्चन साहब कहता, मैं तो चार्टर्ड प्लेन से आ जाता। तो मैं इन्वेस्ट वहां गया, मैं सेट पे, तो बच्चन साहब का ही सीन चल रहा था। चार्टर्ड प्लेन कैसे उतरता हूँ? मतलब मैं टाइम से पहले पहुंच जाता। तो मैं जब वहां पहुंचा तो डायरेक्टर मतलब मेरे पास आ गए, और डायरेक्टर ही वाज सो हम्बल, एंड बच्चन साहब तो खैर वो आए, मुझे बोले कि सॉरी सर आपको आधी रात को फ़ोन किया और आप नींद में थे, इसलिए चूंकि मैं रात भर फैक्ट्री में शूट कर रहा था। तो उसमें आपने देखा होगा आईपीएल के दौरान बड़ा चला होगा ये ऐड, मैं बच्चन साहब के साथ हॉट सीट पे बैठा हूँ, बच्चन साहब मुझे बोलते हैं क्या करेंगे सर, लॉक करें? तो मैं बोलता हूँ जी करिए लॉक। तो मैंने काफ़ी टाइम से अपने वर्कर को सैलरी नहीं दी है, तो मेरे वर्कर जो है मेरे से नाराज़ हैं, तो वो लोग भी देख रहे हैं केबीसी, तो वो लोग बोलते हैं बंद करो रे, नहीं सुन ली सेट की बकवास। तो बच्चन साहब बोलते हैं क्या करेंगे सर, जीत गए आप, अब क्या करेंगे, एक और फैक्ट्री खोलेंगे? तो मैं बोलता हूँ नहीं सर, मैंने बहुत कई महीनों से अपने वर्करों को सैलरी नहीं दी, सबसे पहले उन्हें दूंगा, तो दे आर ऑल हैप्पी। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, बहुत अच्छा कंसेप्ट आईपीएल में बहुत चला था ये देखा था मैंने। जी 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 जी, ये वाला आपका देखा था और बहुत अच्छा था। मुंबई में मैं आपको बताऊं बलराज भाई, सबसे पहले मैंने कैमरा जो फेस किया था वो दामिनी से किया था। अच्छा, दामिनी का इंसिडेंट मैं आपको एक बताना चाहता हूं। मैं जब मुंबई आया तो मैं बहुत स्लिम था, बहुत पतला दुबला था, मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ, बहुत दुबला पतला था। तो मुझे एक मैगजीन मिल गई थी मेरे को ना, मैं चूंकि दिल्ली भी में थोड़ी सी मॉडलिंग की थी, तो यहाँ भी मैंने मॉडलिंग, तो मेरे पास फोटो तो थे नहीं, मेरे पास वो मैगजीन मिल गई थी। तो मैंने उस मैगजीन में मेरे सफारी सूट में बहुत सारे, वो कैटलॉग ही मेरी थी, तो वो कैटलॉग को लेके मैं घूमता था। तो संजय राजकुमार संतोषी के असिस्टेंट थे अंदलीप सुल्तानपुरी, जो बेटे थे मजरू सुल्तानपुरी, गीतकार, बहुत मशहूर गीतकार थे, मजरू साहब के बेटे थे। तो अंदलीप से मेरी मुलाकात हुई थी, तो अंदलीप मुझे बोलता है कि यार तू आजा अपने फोटो लेके, मैं राजी से तुझे मिला देता हूँ, हमारी एक फिल्म शुरू हो रही है दामिनी। मैं उनके ऑफिस में गया तो राजकुमार संतोषी ने मेरे फोटोग्राफ देखे, उनको बड़े पसंद आए, वो कहना कि क्या ये कैटलॉग में रख लूं? मैंने दिल में सोचा, मेरा वियोग है, मैंने कहा हाँ जी इनको तो बहुत पसंद आया, मैंने कहा रख लीजिए। तो वो फोटो रख ली, तो मैं अंदलीप को बोला मैं बताता हूँ जिस दिन मुहूर्त होगा ना, मैं इनसे बात करके वो रोल का तेरे को कन्फर्म करता हूँ। मैं ठीक है। मैंने कुछ दिन बाद अंदलीप को फोन किया, मैंने कहा भाई वो मेरे वो कैटलॉग तो दिलवा दो, मैंने कहा बड़े पसंद आया राज जी को। तो कहने लगे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, राज जी को इनमें से उसमें से कुछ कपड़े सिलवाने थे। मतलब वो कैटलॉग में से उनको कुछ डिजाइन चाहिए थे सफारी के, तो इसके लिए उन्होंने कैटलॉग अपने पास रखी थी। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कमाल साहब, शराब पीते हैं आप? कभी 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 बहके हैं कभी शराब पी के आप? कभी नहीं, और ये चीज मैंने अपने पापा से सीखी। कभी शराब पी के बहके नहीं? मेरे पापा हमेशा, कभी भी अगर मेरे पापा पीते थे तो पीने के बाद और ज्यादा शाइस्ता हो जाते थे। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी कोई क्रश रही है? हाँ, क्रश तो रही है। एक जी, 2 3 4 आपका बदलता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बेगम क्रश तो एक ही बता। मेरा क्रश जो था वो करिश्मा कपूर पे ज्यादा था, करिश्मा कपूर। और जब मैं आया था यहाँ, तब जब मैं बॉम्बे इंडस्ट्री में आया था तो बहुत सारी हीरोइंस थी जो मुझे लाइक करती थी लाइक। अब अगर आप बोलेंगे कि उनके नाम डिस्क्लोज करो तो मैं करूंगा, अगर नहीं कर बोलो तो नहीं करूंगा। एक आध तो कर ही देते, हमें क्या है, हमें तो सच बताना है, सच जताना है। शिल्पा शिरोडकर, हाँ, एंड शिल्पा शिरोडकर एक हीरोइन थी, वो आप पे मरती थी। हाँ, जब मैं शूटिंग कर रहा था फिल्मिस्तान स्टूडियो में, तो वो मतलब शी यूज्ड टू लाइक जयाप्रदा जी।
जैन 3-4 मतलब थी हीरोइन, क्योंकि ये मैं 90s की बात बता रहा हूँ। तो अब तो मतलब वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। जयप्रदा जी ने अगर वीडियो देख ली फिर? अब वो देख लें तो देख लें, लेकिन जो था वो था, जो सच था वो सच था। असल में उन दिनों ना बल्लाज भाई मैं बहुत गुड लुकिंग था। मैं 90s की बात अभी भी बता हैं रहा हूँ। आप सर? मैं अभी भी हैं? 90 मैं नहीं, 90s में दौर अलग था जब मैं क्लीन शेव था, गुड लुकिंग था। तो वो उस वक्त एक चॉकलेटी हीरो था जैसे होता है ना। तो उस वक्त कई हीरोइन जो थी वो, उनका ये रहता था कि नहीं, आई शुड डेट विद हिम। मतलब मुझे कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कई जगह मुझे हिंट भी हो। अच्छा, जब भट्ट साहब के साथ मैं काम कर रहा था, जब मैं भट्ट साहब के साथ था, तो मैंने कई लोगों को देखा, राहुल राय को, दीपक तिजोरी को, अतुल अग्निहोत्री को, बहुत सारे लोगों को देखा जो उन लोगों ने पूजा भट्ट के साथ अफेयर भी किया और ये भी किया, इसलिए भट्ट साहब ने उनको वो किया। पर मेरा ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा अफेक्शन नहीं हुआ। पूजा भट्ट के साथ मेरा कभी ऐसा वो नहीं हुआ। हालांकि मुझे कई लोगों ने बोला भी था, अरे यार तो अगर पूजा भट्ट को पटा लेता तो तेरे को हीरो बना देते। पर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं यार, एक 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 अट्रैक्शन होता है ना बल्ला जी, एक अट्रैक्शन होता है ना, मतलब आपको एक वाइब्स मिलती हैं। तो मुझे उस तरह से कोई इस तरह वाइब्स नहीं थी। एंड मैं बहुत ही सिंपल बंदा था यार, मैं एकदम आज भी देसी इंसान हूँ, उस वक्त भी देसी इंसान था। ये तो मुझे पता है, दिल्ली के आप देसी इंसान, दिल्ली से आए हैं, छोटी छोटी गलियों से मुंबई का पूरा पैराग्राफ किया है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूजा भट्ट के साथ आपका कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था, मेरी कोई फीलिंग नहीं थी। उनकी? उनकी भी नहीं थी। ओके, तो लोगों ने बस बातें बनाई। बातें बनाई सिर्फ। पूजा भट्ट के बारे में जो अभी बिग बॉस में भी आई थी, हाँ, वही ना? जी जी। तो आप उन्हें लाइक तो करते थे ऐसा लगता है नहीं, आपकी बातों से। नहीं लाइक नहीं बल्ला जी, मैं लाइक मतलब क्या, मतलब मुझे बस वो हीरोइन थी, भट्ट साहब की बेटी थी। और एक्चुअली लाइक से, लाइक के साथ साथ एक रिस्पेक्ट ज्यादा थी। एक रिस्पेक्ट ज्यादा थी कि मेरे डायरेक्टर की बेटी है, एक रिस्पेक्ट थी। तो उसमें फिर उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, सबके पारिवारिक मसले होते हैं, आपकी फिल्मों को लेकर आपकी बेगम साहिबा आपसे कभी लड़ती हैं या कभी कोई लड़ाइयाँ हुई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं कट कर देंगे सर, अब बताइए। हुआ। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं नहीं। हुआ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ आपके पिताजी का जो मूवमेंट था जब वो गुजरे, तो आप कितनी एज रही होगी आपकी? नहीं। मेरे पिताजी तो अभी गुजरे हैं। मेरे तो पिताजी पहले लॉकडाउन में है। पहले लॉकडाउन में मैं यहीं बॉम्बे में था, और जब पिताजी गुजर गए तो मैं बहुत तड़प रहा था, क्योंकि सारी पूरा लॉकडाउन था। फ्लाइट फ्लाइट कहीं कोई सब सब बंद थी। एंड मैं नहीं जा पाया। मुझे बस उसका बड़ा दुख है। पिताजी की मैयत में आप नहीं नहीं जा जा पाए? पाया, नहीं जा पाया। मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा, बहुत कोशिश की। लेकिन चूंकि सब वो दिल्ली में, पिताजी दिल्ली में रहते थे, मैं बम्बई में, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया उनके उसमें। और अभी 2 साल पहले मेरी, 1.5 साल पहले मेरी मदर का भी एक्सपायर हो गई। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उनके मतलब मैं चला गया, माँ का चेहरा देगा, लेकिन पिताजी का नहीं देख पाया। अफसोस होता है इस चीज का? बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूं ना बल्लाज भाई, जो भी जिस भी मुकाम पे हूँ, उसमें अपने पापा की वजह से। आज मैं जो भी कुछ हूँ, मेरा योगदान जो है, मेरे पापा का योगदान मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मेरे सारे भाइयों में सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते थे। हम लोग 5 भाई हैं, लेकिन पापा ने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। सपोर्ट सबको किया, सारे भाइयों को, लेकिन सबसे ज्यादा उनका जो है वो मेरी तरफ ही वो था, और मेरे लिए ही वो पूछते ज्यादा थे। चूंकि आपका शूट है और इमोशनल कहानी भी शुरू हो उससे पहले आपको वापस ले आते हैं इन चीजों जी से। जी वो जी जी, जहां भी हैं बहुत खुश हैं, बिल्कुल बिल्कुल और जब भी आपको देखते होंगे अच्छा महसूस करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वापस लाते हैं, आपका शूट है और बातें इतनी हैं कि खत्म नहीं होंगी पूरी रात भी। पूरी रात। लेकिन आपने समय निकाला जी जी और जी। इतना समय आपने हमें दिया और अपनी जर्नी के बारे में बताया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। कमाल सर, एक चीज़ मेरे को जाननी है आपसे। देखिए, हमारे पास जो है, जिस सोफे पे आप बैठे हैं, ये सोफा आया है टाइगर रनस फर्नीचर से, जो कि पुणे में है। कैसा लग रहा है इस पे बैठ के आपको? बहुत बेहतरीन महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग लाइक ए किंग। कमाल सर, आप शायरियों का शौक रखते हैं? शायरी तो नहीं, लेकिन मैं लिखता हूँ कभी कभी। मैं गाना मैं लिखता हूँ, चूंकि मैं शायद आपको मैंने बताया था पहले, पहली लाइन में, कि मैं सिंगर से एक्टर बना। तो मैं जब दिल्ली आर्ट थिएटर में था, दिल्ली में, डीएटी में, तो वहाँ हमारी एक टीचर थी, म्यूजिक टीचर, अपना
शीला भाटिया जी, जो हमारी डायरेक्टर भी थी। तो उन वहाँ मैं जब गया तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि अच्छा आप गाते हैं तो बताइए, गा के बताइए। तो मैंने पहली गजल लाइफ में गाई थी, अगर आप बोलो तो 2 लाइन बताइए ना, गुनगुना बताइए लूं। ना सर, एक इरशाद। ये दिल ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। ये पहली गजल थी जो मैंने वहां गाई थी। नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं, आपके कई सारे गाने हैं भी, मैंने सुने भी, आपने कॉलर ट्यून भी अपने गाने के लगाई है। हाँ, मैंने इश्क तुमसे हुआ। मेरी 2 म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुकी हैं। एक तो टी सीरीज से रिलीज हुई है जिसका नाम है इश्क तुमसे हुआ, जो लिखा भी मैंने था, गाया भी मैंने था और कंपोज भी मैंने किया था। और एक और मेरी एल्बम रिलीज हुई थी अभी पीछे, जिसका नाम था ख्वाबों में मिले। उसमें उस गाने को मेहदी हसन साहब ने गाया था। ऋषिकेश में आपने जी शायद शूट किया जी, था। उसका ओरिजिनल जो है मेहदी हसन साहब का है, लेकिन उस गाने की मैंने ट्यून चेंज कर दी थी। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो ये जो अब के हम बिछड़े जो ख्वाबों में थे, तो उसको मैंने मेहदी हसन साहब ने, इसको बहुत सारे लोगों ने इस गजल को अपने अपने अलग अंदाज से गाया है, लेकिन उसको मैंने बल्लाज जी बहुत ही अलग अंदाज से उसको गाया था। उसका ट्यून ये थी, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिल। ये मेरी ट्यून है। एक्टिंग की परिभाषा क्या है? एक्टिंग की परिभाषा ये है कि एक्टिंग नहीं करनी है, एक्टिंग नहीं करनी है। हाँ। जिस वक्त आप ये सोचकर आप करेंगे ना कि एक्टिंग नहीं करनी है, तो आप बहुत स्मूथ जाएंगे। दिस इज आल्सो एक्टिंग, द वे आई एम टॉकिंग टू यू। ये भी एक एक्टिंग ही है। ये भी एक तो एक्टिंग है। आप नेचुरल जितना रहेंगे ना, जितना नेचुरल रहेंगे उतना ही अच्छा होता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब एक्टर अपने डायलॉग को याद करने लगते। मैंने देखा बहुत सारे लोग है ना, बड़े मैकेनिक, मतलब बड़ा मैकेनिकल टाइप वो हो ऐसा जाता है। करता है, डायलॉग याद करके डायलॉग को भी रटे रहते हैं। अरे भाई, डायलॉग नहीं, आप डायलॉग आप क्रिएट कीजिए। नहीं, एक मोनोलॉग आपने बहुत प्यारा सा बोला था, कुछ बहुत प्यारा मोनोलॉग था, लंबा था, आप उसको बड़ा दीवार ऊंची, बहुत समझ गया। हाँ, वो एक मेरी स्पीच थी, हाँ, कहना ना होगा। हाँ, यही तो ये वाला जो मोनोलॉग है, जरा ये जो स्पीच थी इसको बताइए जरा। एक्शन। कहना ना होगा, और अगर ना कहा जाए तो कहा जाएगा कि हमने कहा नहीं। पर कहे ना कहे, कहने वाले तो कहते ही हैं। और जो नहीं कहना चाहता वो क्यों कर कहेगा कि मुल्क के लिए किए हमने जो काम वो ज्यादा है कहीं उन वादों से जो हमने दिए थे। और जैसा कि आप जानते हैं, और ये खुशी की बात है कि आप जाने वो सब जो कि जानना चाहिए आपको, जैसे कि जेल की दीवारों को 2-2 मीटर ऊपर उठाया जाना, इसके पीछे हमारा एक मकसद था जो कि रहता है अक्सर हमारे नेक कामों के पीछे, कि काम मिले मुल्क के उन ठेकेदारों को, उन चोर उचक्के लफंगों को जो जेल की दीवारें फांदते हैं, जो जेल की दीवारें फांदते हैं। हमने उनके लिए एक चुनौती पैदा की, चुनौती नहीं, और हमें उम्मीद है कि वो इसे फांदने में हमारी मदद करेंगे। वो लोग जो हमारे यहाँ इतिहास लिखने के लिए नौकर हैं, वो आज इस बात को नोट करें कि आज की तारीख हमारा ध्यान गया इस बात पर कि गवर्नमेंट की तस्वीर बेहतर बने। बस अब हम बोलना बंद करते हैं। सिगरेट है किसी के पास? ये कमाल था, ये कमाल था सर। ये यकीनन इतना मजा आया था मुझे सुन के। रिपीट एंड रिपीट मैंने, आपको पता, मैंने वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था, आपसे दोबारा रिकॉर्ड भी करवाया था मैंने। ये बहुत अच्छा आपका डायलॉग था। यही था ना? यही था, कंफर्म यही था। मुझे दीवारें याद थी कि जेल की दीवारें ऊंची उठा दी जाए 2-2 मीटर, ये याद। अच्छा, इसमें ना बल्ला जी, इसमें ना इस क्या लाइन कहना, ये बड़ा अच्छा प्ले था। एक था गधा, तो ये हम लोगों ने दिल्ली में मंडी हाउस में इसको मेंशन किया था। इसमें क्या था कि इसमें एक नवाब का रोल था, तो ये नवाब रहते हैं। और मैं जब इसका ऑडिशन में दे रहा था ना, एक जगह इसका जो एंड की लाइन आती है कि मैं बस अब हम बोलना बंद करते हैं, सिगरेट है किसी के पास? तो कैमरा वाला, मैं तो पीता नहीं। जो डीओपी, मैं नहीं पीता, आई डोंट स्मोक।
मैंने बोला अरे सर ये लाइन है, ये मैं आई एम नॉट आस्किंग यू द सेकंड, ये इसकी लाइन है। तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया था सर। फिल्में तो आपने बहुत सारी की हैं सर, जो कि हमने बताया भी है। अभी सीरियल कौन कौन से कर रहे हैं आप? मैं आए दिन आपको सीरियल की स्टोरीज वगैरह देखता रहता हूँ। सीरियल्स में मेरे बलराज जी बहुत सारे शोज हैं मेरे। अभी मेरा एक अभी बहुत बड़ा शो बंद हो गया जिसका नाम है अशोका द प्रचंड अशोक। ये बालाजी का एकता कपूर का शो था जो कलर्स पे और जियो पे दोनों पे आता था, वो चल रहा था। फिर अभी चल रहा है दहेज दासी, एक नज़ारा टीवी पे शो आता है, वो कर रहा हूँ। देन सौभाग्यवती एक स्टार भारत पे शो है, वो कर रहा हूँ। देन सीरियल बहुत सारे हैं। यकीनन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतना कीमती समय निकाला जबकि आपके मल्टीपल्स कॉल्स आ रहे हैं और आप बिल्कुल भी कॉल्स की तरफ नहीं देख रहे, उसके लिए दिल से धन्यवाद सर। और मैं उम्मीद करूंगा हम दोबारा मिलेंगे। और गाइस, आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। सर आप भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू आने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। बल्ला जी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाने वाले हैं और मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया। आई एम सो लकी। और बड़ा मज़ा आया बल्ला जी के साथ इस मीटिंग का, इस मुलाकात का। तो आप लोगों को और अच्छे अच्छे इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।